नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। रायपुर में कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची हुई जारी। सीएम ने मां महामाया के दर्शन करके की प्रशंसा जाहिर। पटना में कांग्रेस ने किया महिला सम्मेलन का आयोजन। सीएम भूपेश बघेल। रायपुर में कांग्रेस उम्मीदवार गिरीश देवांगन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूर्व सीएम रमन सिंह पर साधा निशाना। सीहोर में विधायक सुदेश राय के चुनावी कार्यकाल का हुआ शुभारंभ। कार्यकाल में पहुंचे यूपी विधानसभा के विधायक। और रायपुर में बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडेय ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस पर साधा निशाना। खबरों की शुरुआत करते हैं। रायपुर में नवरात्र के पहले दिन ही प्रत्याशियों की सूची जारी होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मां महामाया के दर्शन करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि माता रानी से प्रार्थना है कि प्रदेश में सुख समृद्धि आए, आगे भी छत्तीसगढ़ इसी तरह से प्रगति करे। पाटन से टिकट मिलने पर मुख्यमंत्री ने हाईकमान का आभार भी जताया। वहीं उन्होंने कहा कि जो अफवाह फैल रहे थे उनका मुंह बंद हो गया है। और इसी के साथ प्रत्याशियों के बदले की बात पर उन्होंने कहा कि पहली सूची में 30 में से 8 प्रत्याशी बदले गए हैं और इससे ज्यादा नहीं बदले जा सकते हैं। और इसके साथ ही सीएम बघेल की कई मुद्दों पर चर्चा की। आज शारदीय नवरात्रि है और शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस महामाया का दर्शन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। माता रानी से यही प्रार्थना कि छत्तीसगढ़ में सुख शांति समृद्धि आए। 5 साल माता की कृपा से, छत्तीसगढ़ की जनता की कृपा से सेवा करने का अवसर मिला है। आगे भी छत्तीसगढ़ में इसी प्रकार से प्रगति करती रहे, यही कामना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जारी हुई, दूसरी सूची जारी हुई और दोनों में इतना भगदड़ है तो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू होते ही राजनीतिक पार्टी अपने दमखम में जुटी हुई है। आपको बता दें कि पाटन के विधानसभा हॉट सीटों में से एक है और दक्षिण पाटन में जामगांव में लगातार 3 दिनों से राजनीतिक पार्टी हुंकार भर रही है। नवरात्र के पहले दिन जामगांव आर में कांग्रेस की तरफ से ब्लॉक महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया और जिसमें मुख्यमंत्री की बेटी स्मिता बघेल, नीलू आनंद, लोकसभा प्रभारी समेत तमाम मंत्रीगण मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेटी स्मिता बघेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि नारी की सहभागिता को देखकर गर्व होता है। वहीं स्मिता बघेल ने कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए जनता से अपील भी की और इस दौरान उन्होंने जनता को सरकार की योजनाओं से अवगत कराया। रविवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुदेश राय का शहर के लीसा टॉकीज स्थित सीहोर विधानसभा क्षेत्र के कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सीहोर विधानसभा के प्रभारी के रूप में उत्तर प्रदेश के विधायक सुनील शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रवि मालवीयाई मौजूद रहे और इस अवसर पर बीजेपी प्रत्याशी सुदेश राय ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एकजुटता से कार्य करने की अपील की और इस मौके पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बीजेपी के पदाधिकारी सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के विपक्षी कांग्रेस उम्मीदवार गिरीश देवांगन ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ खड़ा किया है और रमन सिंह ने पिछले 15 सालों में छत्तीसगढ़ के साथ धोखा किया था। छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी भी किसानों की इतनी आत्महत्या नहीं हुई जितनी भारतीय जनता पार्टी के समय में हुई है। और इसके साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार गिरीश देवांगन ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के
पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के खिलाफ उतारा है, उम्मीदवार बनाया है, जिसके लिए मैं पार्टी के हाईकमान के और सभी नेताओं के आभारी हूं और उनके आशीर्वाद से मुझे पूरा विश्वास है और कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम लोग अवश्य ही राजनांदगांव में 15 साल के मुख्यमंत्री को हराएंगे। जहां तक मेरी बात है, मैं पेशे से विश्व से किसान हूं, खेती किसानी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और पार्टी में ब्लॉक स्तर से लेकर युवक कांग्रेस से लेकर आज तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो भी जवाबदारी सौंपी है उसका निर्वहन किया हूं। एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। कार्यकर्ता की पहचान कांग्रेस पार्टी ने की है। ये चुनाव उस डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ है जिन्होंने 15 साल में छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ लगातार धोखाधड़ी किया है। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी किसान आत्महत्या नहीं करता था, लेकिन 15 साल के छत्तीसगढ़ में किसान विरोधी नीतियों के चलते हजारों किसानों ने आत्महत्या की। इन्होंने 2008-2013 के चुनाव में किसानों को 2100 रुपया धान की कीमत 300 रुपया बोनस देने का वादा किया था, लेकिन वो भी नहीं दिया। ये इनका किसान विरोधी चेहरा बना था। रायपुर में बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडेय ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की जारी पहली लिस्ट को लेकर कहा कि कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो गई है, लेकिन केवल 30 लोगों को ही नाम जारी उसमें किए गए हैं और कांग्रेस में सभी पुराने नेताओं को ही जगह दी गई है। आपको बताते चले कि सभी पुराने चेहरे के साथ कांग्रेस की हार निश्चित है और वहीं सरोज पांडेय ने सीएम भूपेश बघेल पर भी जमकर हमला बोला और कई आरोप भी लगाए। वहीं उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने 43 नए प्रत्याशियों को जगह दी है। बीजेपी को जनता का पूरा भरोसा मिल रहा है। की सूची जारी हुई और बहुत मुहूर्त देखकर उन्होंने सूची को जारी किया, लेकिन सूची जारी हुई वो भी मात्र 30 लोगों की। डरते सकुचाते कांग्रेस पार्टी ने जब 30 लोगों की मात्र सूची जारी करी और जो 30 लोगों की सूची जारी की है उसमें भी आश्चर्य की बात यह है कि बहुतायत पुराने चेहरे ही रिपीट किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन हमने सूची जारी करी और पूरी प्रत्याशियों की सूची हमने जारी करी। डोंगरगांव विधानसभा से दलेश्वर साहू के नाम की घोषणा होते ही कांग्रेसियों ने शक्ति प्रदर्शन किया, जहां कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरे जोश में नजर आए और अपने प्रत्याशी के लिए अभी से लोगों के प्रति कांग्रेस का क्या रुझान है इसको अवगत कराने में पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और एक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की रैली तो वहीं दूसरी और कांग्रेस की रैली, दोनों में ही जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बताते चले कि एक और प्रत्याशी की घोषणा होते ही पार्टी में निराशा देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी में उत्साह देखने को मिल रहा है। अब आगे जनता को तय करना है कि वे किसको अपना विधायक चुनकर विधानसभा में भेजते हैं और इसका निर्णय आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों में हमें देखने को मिलेगा। करैरा विधानसभा क्षेत्र के सभी 310 बूथ लेवल पर ऑफिसर्स की बैठक आयोजित की गई और बैठक में मतदान को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान बीएलओ को संबोधित करते हुए सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और करैरा एसडीएम अजय शर्मा ने बताया कि 80 साल या फिर इससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा होगी और इस विकल्प को चुनने के लिए निर्धारित
फार्म का वितरण किया और इसके संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान समस्त बीएलओ को मतदाताओं को सूचना पत्र और फार्म वितरित किए गए। वहीं आपको बताते चले कि एसडीएम शर्मा ने यह भी कहा कि मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्ट और मृत मतदाताओं के नाम ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए और साथ ही साथ नए मतदाताओं के जिनके नाम जोड़े गए हैं स्थानीय पोस्टमैन से संपर्क कर उनके एपिक कार्ड वितरित करने के लिए निर्देश भी दिए गए। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले मनोज लहरे ने बीएसपी पार्टी की सदस्यता ली है और आपको बताते चले कि मिली जानकारी के अनुसार मनोज लहरे बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर नाराज चल रहे हैं। पिछले 20 सालों से टिकट के लिए प्रयास कर रहे थे और टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। वहीं अब उन्होंने बीएसपी पार्टी का दामन थाम लिया है। खबर आगर मालवा से है, जहां पर किसानों को नहर से पानी नहीं मिलने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर के दूर ही पचेटी डैम स्थित है और जहां पर जिस डैम से हजारों हेक्टेयर भूमि नहर के द्वारा सिंचित की जाती है। यह नहर पचेटी डैम से निकलती है। वहीं आपको बताते चले कि हर साल के अनुसार आखिरी समय पर नहर बंद कर दी जाती है और जिससे किसानों की फसलें जो है वो पानी नहीं मिलने के कारण सूख जाती हैं। पिछले साल भी रबी की फसलों को समय से पानी नहीं मिल पाया। समय से पहले ही नहर को बंद कर देने के कारण किसानों की फसलें सूख गई थी और इसी को देखते हुए किसान नहर को 1 नवंबर से खोलने की मांग कर रहे हैं ताकि फसलों को नुकसान न हो और समय पर उन्हें पानी मिल सके। का मामला क्या है कि पिछली बार भी प्रत्येक वर्ष के अनुसार नहर पचेटी डैम से छोड़ी जाती है, परंतु यह जो नहर है आखिरी बॉर्डर तक, जैसे बाईगाम की सीम भी लगती है और बगावत की जमीन भी आ गई है, सिंगावत तक की जमीन से निकलती हुई यह नहर निकली है। परंतु यहाँ पे क्या है कि अधिकारी वर्ग के द्वारा शुरुआत में भी लेट कर देते हैं, आखिरी समय पर नहर चालू की जाती है इस क्षेत्र की और आखिरी समय जब गेहूं जब उम्बी आती है और अच्छी पोजीशन में आती है उस समय नहर बंद कर दी जाती है। इसलिए किसानों को अपनी खेत पर बैठकर आंसू बहाते हुए मैंने खुद ने देखा है। पिछली बार भी इसी प्रकार की घटना घटी थी। जब मुझे पता लगा, किसानों ने मुझे बताया कि नहर बंद कर दी गई है और इस प्रकार से फसल जल रही है, मैंने सीधे कलेक्टर महोदय से बात करके अवगत कराया कि श्रीमान जी इस प्रकार से नहर बंद कर दी गई है और किसानों की 50% गेहूं की जो फसल है वो जलने की कगार पे है। मैं कलेक्टर साहब को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने तुरंत संज्ञान में मामले को लिया, अधिकारी को फोन लगाया, अधिकारी का फोन मेरे पास आया, उन्होंने पूरी बात समझी और एक अधिकारी मतलब सर्वे के लिए पहुंचाया गया, मेरे पास आए, मैंने सर्वे भी कराया, खेत में जाके सर्वे किया। और भिलाई में 15वां आदिवासी युवा विनिमय कार्यक्रम के तहत 14 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के अति दुर्गम और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से 15 आदिवासी युवाओं के पहले जत्थे को दुर्ग रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना किया गया। वहीं आपको बताते चले कि सीमा सुरक्षा बल के 2 पुरुष सुरक्षा अधिकारी और 1 महिला सुरक्षा अधिकारी भी इनके साथ रवाना हुई। ये जत्था दिल्ली में भारत के विभिन्न राज्यों के अन्य आदिवासी युवाओं से मिलकर अन्य राज्यों की संस्कृति से रूबरू होंगे और इस कार्यक्रम में आदिवासी युवक और युवतियों को उनके उज्जवल भविष्य और अधिकार के बारे में उचित और उपायुक्त जानकारी दी जाएगी। सूरजपुर में SECL ने वित्त वर्ष 2023 से 24 में 475 हेक्टेयर भूमि को ग्रीन कवर के अंतर्गत लाया गया है। वहीं आपको बताते चले कि चालू वित्त वर्ष
10.77 लाख पौधे लगाए गए हैं और जो कोल इंडिया में सर्वाधिक है। कोयला कंपनी में स्थापना से अब तक 3 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं और कंपनी के द्वारा 2 इको पार्क पहले से ही स्थापित किए जा चुके हैं। वहीं 3 और इको पार्क प्रस्तावित हैं। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में SECL के द्वारा कोयला उत्पादन के साथ साथ पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। गरियाबंद के घुमरा पदर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 16 करोड़ लागत से बन रहे 23 किलोमीटर लंबी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आपको बताते चले कि ठेकेदार ने 2 दिन पहले ही घुमरा पदर बस्ती में अधूरे सड़क का डामरीकरण किया था और जो दूसरे दिन से उखड़ना शुरू हो गया। वहीं आपको बताते चले कि घटिया काम को लेकर ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। अफसर चुनाव का बहाना बताकर काम बंद करें, केवल फोन में आदेश दे रहे हैं, लेकिन मौके पर ठेकेदार अपनी मनमानी रोक नहीं रहा है। तो आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह सड़क कोई बहुत सालों पुरानी नहीं है, ये बेहद ही नई सड़क है और जिसका कार्य कुछ ही समय पहले पूरा हुआ था। लेकिन आप इसकी हालत को देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस मटेरियल का प्रयोग इस सड़क को बनाने में किया गया है, जो कि तीसरे चौथे दिन ही उखड़कर हाथों में आ गई है। आपको बताते चले इस सड़क का जो कार्य है वो बेहद ही निम्न प्रोडक्ट से किया गया और जिसकी वजह से लोगों को सड़क मिलना और ना मिलना एक समान हो गया है। वहीं आपको बताते चले कि इस बीच यदि बारिश आ जाए तो यह जो सड़क है वो किसी खतरे के निशान से कम नहीं है। तो टूट जा रहा है, कोई किधर निकल जा रहा है सर, और उसको हम बोल रहे हो तो ध्यान ही नहीं दे रहा है। और जो ही बोलेगा तो हमको जो ही करना है तो कर लेना, हम कुछ नहीं जानता है, जो करेंगे तो हम करता हूँ। ऐसे धमकी भी देते? धमकी भी दे रहे हैं ना उन लोग। अच्छा। हाँ, धमकी भी दे रहा है, जो ही करना है तो कर ले, आगे करना है तो बोल के बता रहे हैं। ये रोड हो गया 3-4 साल, मतलब WBM चालू हुआ तो पहले गिट्टी दिए, गिट्टी बाद पिछले बरसाती में डामरीकरण थोड़ा बहुत पानी गिरते समय दिए और छोड़ दिए थे। क्या है अभी देखो आचार संहिता लागू हो गया, कोई भी कर्मचारी कोई भी अधिकारी लोग हट गए हैं, उसके वजह से मिली भगत के नाम से थोड़ा पालिश देखिए महाराज, थोड़ा से एक रेत के बराबर डामरीकरण हुआ है। और देखो कितना खराब ही दिख रहा है, एकदम पूरा पालिश टाइप का लगा है। मिले भगत बनाते बनाते उखड़ जा रहा है, पीछे उखड़ जा रहा है पूरा टूटा। विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर जिले में अवैध शराब के परिवहन करने वाले अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने के बाद अक्टूबर में आबकारी विभाग जिला दुर्ग के द्वारा कुल 36 प्रकरणों में कार्रवाई की गई है और जिसके तहत विदेशी शराब जब्त किए गए और जिसका कुल बाजार मूल्य लगभग 32,70,350 रुपए है। अब खबर कोरबा से है, जहां चाकूबाजी की घटना छोटी छोटी बातों में अब घटित होने लगी है। आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले ही गणेश विसर्जन के दौरान मामूली बात पर एक नाबालिग की हत्या का मामला अभी किसी तरह शांत हुआ था कि फिर कोरबा में CSEB चौकी के पास अपराधियों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार युवक अपने किसी निजी कार्य से बाजार आया हुआ था और जहां उसके 2 मित्र उसे अपने साथ नहर की तरफ ले गए और वहां किसी बात पर उनका आपस में विवाद हो गया और जिसके बाद उस पर चाकू से हमला कर दिया गया। आनन फानन में घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में ले जाया गया और जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। खबर सरायपाली से है, जहां थाना प्रभारी शिवानंद तिवारी ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आम रास्ते पर धारदार चाकू लेकर लोगों को डरा धमका रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल सरायपाली थाना प्रभारी शिवानंद तिवारी को मुखबिर से सूचना मिली कि बस्ती सरायपाली तालाब शिव मंदिर के पास एक व्यक्ति धारदार चाकू लेकर घूम रहा है और लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर पुलिस स्टाफ ने मुखबिर को बताए गए स्थान पर
जाकर घेराबंदी की गई और जहां आरोपी अपने हाथ में चाकू लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा था और जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। वहीं आपको बताते चले कि नाम पूछने पर उसने अपना नाम प्रकाश सारथी बताया और जिसके कब्जे से एक लोहे का धारदार चाकू जब्त कर आरोपी के खिलाफ धारा 25 और 27 आर्म्स एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। देश भर में रविवार से शारदीय नवरात्र की शुरुआत के साथ ही घर घर में मां शक्ति की आराधना का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं आपको बताते चले कि मंदसौर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के माता मंदिरों में घट स्थापना के साथ ही 9 दिनों तक होने वाले आयोजन की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि के पहले दिन जगह जगह माता के पंडाल सजाए गए और वहीं शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक बाजारों में धूम देखने को मिल रही है। वहीं आपको बताते चले कि भक्त माता की प्रतिमा को लेने के लिए ढोल धमाकों के साथ बाजार पहुंचे और वहीं घट स्थापना के बाद पंडालों में गरबा नृत्य के साथ 9 दिनों तक माता की आराधना शुरू हो चुकी है। अब खबर जगदलपुर से है, जहां मां दत्तेश्वरी मंदिर में ज्योति कलश मनोकामना को पूरे विधि विधान के साथ प्रज्वलित किया गया और इस साल लगभग 7,000 से अधिक ज्योत जलाई गई है। आपको बताते चले कि श्रद्धा और आस्था को समर्पित इन ज्योति कलशों के लिए सभी तैयारियां एक दिन पहले ही पूरी कर ली गई थी और वहीं मंदिर कमेटी के सदस्य राजीव नारंग ने बताया कि पिछले साल 5,500 ज्योत जलाए गए थे और इस साल लगभग 7,000 से अधिक मनोकामना ज्योत जलाए गए हैं और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूरे भारतवर्ष में मनोकामना ज्योत के लिए ऑनलाइन आवेदन आए हैं। पिछले साल शारदीय नवरात्र में 5,654 जोत जले थे, तेल और घी दोनों और ऑनलाइन मिला के। इस बार अभी तक के 7,000 जोत जल चुके हैं, तेल और घी और ऑनलाइन मिला के, जिसमें सर्वप्रथम पहला जोत हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जला है। बाहर से विदेशियों के द्वारा भी बाहर के विदेशियों में यूएसए का है, कनाडा का है और एक और कहीं का है। मतलब 5 या 6 जो कटे हैं। अभी एक्चुअल पूरा लिस्ट जब बन के निकलेगा तो एक्चुअल बता पाएंगे। हम लोग केसरपाल के हैं, यहाँ पे हम लोग हर साल दीप जलाने आते हैं। इस बार घी का दिया कितना अच्छा जला है? घी का दिया अभी 660 आया है, अभी कितना तक आएगा अभी शाम तक पूरा पता चल जाएगा। आप लोग अभी दत्तेश्वरी माई जगदलपुर में सेवादार हैं जी। और कितने लोग आ रहे हैं? कितने लोग? 30 लोग। 30 लोग जी। ज्योति कलश में जो जलाई जाती है, जिसमें कि शक्ति की उपासना होती है। आज के दिन समाज के लिए एक पुजारी होने के नाते, एक महाराजा होने के नाते और परिवार होने के नाते हमारा महत्वपूर्ण काम ये हो जाता है कि हम माँ का पहले अर्चना करें और अन्य ज्योति जो शक्ति की उपासना होती है, जिसमें शक्ति के सामने घट जो जलाया जाता है और साथ साथ ज्योति कलश की जो परंपरा यहाँ चली ज्योति कलश जलाने के बाद असंख्य देवी देवताओं का आह्वान करते हुए हम उनकी एक प्रार्थना करते हैं कि बस्तर के लोग बस्तर के लोग पूरे के लोग बच्चों को स्वस्थ करें, यही कामना करने के लिए और साथ साथ आज ही के दिन से प्रदेश भर में रविवार को नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इसी कड़ी में डोंगरगांव में देवी माता की मूर्तियां जहां जहां विराजित होती हैं, वहां सभी समितियों ने मूर्ति की स्थापना पटाखे फोड़कर ढोल नगाड़ों के साथ बड़े ही धूमधाम से की। वहीं आपको बताते चले कि मूर्ति स्थापित करने के स्थान पर भव्य रूप से यात्रा भी निकाली गई और जहां लोगों ने तहे दिल से इसका स्वागत किया। सेंधवा के रघुवंश पब्लिक स्कूल में अंतर्राज्यीय पश्चिम जोन बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारत सरकार की राष्ट्रीय संस्था बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है और जिसमें 118 से अधिक विद्यालयों के छात्र हिस्सा ले रहे हैं और सभी टीमों को वातानुकूलित होटल में ठहराया जा गया है। वहीं आपको बताते चले कि कार्यक्रम का शुभारंभ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ किया गया और इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।